So guys, now we have to discuss the thyroid hormone and its biochemical significance. तो बेटर तो यही है कि मेरे जो थायराइड हार्मोन के फिजियोलॉजिकल वाले लेक्चर्स हैं वो ज़्यादा सुनना, क्योंकि उसमें मैंने ज़्यादा डिटेल बताई है। इसमें वो चीज़ें बताऊंगा जो बायोकेमिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैटर्जी में बहुत डिफ़िकल्ट लिखा था ये। सो नाउ लेट्स बिगिन कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने की वो है हमारे पास थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस। मैंने उसके अंदर जब थायराइड हार्मोन फिजियोलॉजिकली बता रहा था उसमें भी सिंथेसिस बताई थी। इसमें भी मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूंगा कि हमारे पास थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस कैसे होती है। कि हमारे पास थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड के अराउंड हमारे पास क्या होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। अब वो फॉलिकुलर सेल्स क्या करते हैं, वो हमारे पास एक प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन। सबसे अब ये इस थायरोग्लोबुलिन के बारे में इतनी डिस्क्रिप्शन लिखी है चैटर्जी ने, जो कि मतलब इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट है ही नहीं, बस सीधा सीधा ग्लाइकोप्रोटीन लिख देता है, उसमें इसने इतना कुछ लिखा है। खैर, तो सबसे पहले चैटर्जी साहब लिखते हैं कि ये जो थायरोग्लोबुलिन बनता है वो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है, फिर वो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। वहाँ पे जाके इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मिर्च मसाले डलते हैं। मिर्च मसाले से मुराद मैनोस ऐड होता है, गलेक्टोज ऐड होता है। उसके बाद फिर वो हमारे पास जाता है गोल्जी अपरेटस के ऊपर। वहाँ पे इसके ऊपर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे इसकी होती है ग्लाइकोसाइलेशन। वहाँ पे हमारे पास ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस जो है वो इसके अंदर ऐड होते हैं, ठीक है। और जो कुछ एक ग्लाइकोप्रोटीन बनाने के लिए सब्सटेंसेस ऐड किए जाते हैं, तो पूरा एक ही हमारे पास अच्छा खासा ग्लाइकोप्रोटीन का एग्रीगेट तैयार हो जाता है। पहले चैटर्जी कहती है कि जब इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया था तो ये हमारे पास 2 प्रोटीन चेन्स का डायमर था, मतलब 2 पेप्टाइड चेन का डायमर था। बट बाद में जाके आफ्टर पैकेजिंग शैकेजिंग फ्रॉम गोल्जी अपरेटस इट गेट्स इनटू एन प्रोटीन एग्रीगेट फॉर्म, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन की एग्रीगेट फॉर्म में तैयार हो जाता है। और यही थायरोग्लोबुलिन जो होता है ये हमारे पास क्या कैरी करता है, इट कैरीज टायरोसिन अमाइनो एसिड रेजिड्यूज 130 प्लस। कहते हैं कि ये टायरोसिन अमाइनो एसिड रेजिड्यूज को कैरी करता है। एंड देन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन इट इज़ सीक्रेटेड इनटू अ कोलोइड, ठीक है। जो कोलोइडल जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, कोलोइडल फ्लूइड होता है बिटवीन द फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स सर्किल बनाते हैं और उस सर्किल के अंदर हमारे पास क्या होता है, कोलोइडल सब्सटेंस होता है। तो सेल्स की अपाइकल मेम्ब्रेन से ये हमारे पास कहाँ पे चले जाता है, अपाइकल मेम्ब्रेन से ये हमारे पास कोलोइडल सब्सटेंस में चले जाता है। ठीक हो गया भाई। फिर जब हमारे पास है ना थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन सेल्स के ऊपर आता है और इनको कहता है कि भाई अब तुम्हें थायराइड हार्मोन बनाना है, तो ये क्या करेगा कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सबसे पहले क्या करता है, फॉलिकुलर सेल्स के ऊपर ऐड करेगा। ऐड करने के बाद वो क्या करेगा, वो अपटेक ऑफ आयोडीन करवाएगा। अब ये हमारे पास आयोडीन कहाँ से आता है, आयोडीन हमारे पास ऐसे आता है जो भी हमने वेजिटेबल्स ली होती हैं, फ्रूट्स लिए हुए होते हैं डाइट के अंदर, वहाँ से ये हमारे पास ब्लड के अंदर आता है। उसके बाद ये हमारे पास है ना, मतलब उससे फूड से हमारे जीआईटी में आता है, जीआईटी से ये हमारे पास रीअब्जॉर्ब हो जाता है एज इन इज ये हमारे पास रीअब्जॉर्ब होता है इन आयोडाइड फॉर्म। ये हमारे पास रीअब्जॉर्ब होता है इन आयोडाइड फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म में ये हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाता है अलॉन्ग विद क्लोराइड। जैसे क्लोराइड एब्जॉर्ब होता है वैसे ये भी हमारे पास आयोडाइड भी एब्जॉर्ब हो जाता है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग आयोडाइड, तो फिर ये आयोडाइड जब हमारे पास थ्रू ब्लड ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा थायराइड ग्लैंड के ऊपर। तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर इसको थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स हैं फॉलिकुलर सेल्स, इसके अंदर इसको एब्जॉर्ब होना है ब्लड से। अब इसको थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब होना है। तो मैंने आपको फिजियोलॉजिकली एस्पेक्ट के अंदर भी बताया था कि ब्लड जो होता है, ब्लड वेसल जो होती है वो लोकेटेड होती है एट द बेजोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ फॉलिकुलर सेल। ब्लड वेसल हमारे पास कहाँ लोकेटेड होती है, एट द बेजोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फॉलिकुलर सेल, ठीक है। तो फिर हमारे पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है कि जो फॉलिकुलर सेल की बेजल एस्पेक्ट के ऊपर हमारे पास प्रोटीन चैनल्स होते हैं। कौन कौन से प्रोटीन चैनल, सोडियम लीकी चैनल एंड सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप, ठीक है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप जो होता है उसको ये एक्टिवेट कराता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सोडियम जो है वो बाहर चले जाते हैं सेल से बाहर, और हमारे पास पोटेशियम सेल के अंदर आते हैं। तो इससे क्या होता है कि सेल के अंदर हमारे पास सोडियम का काउंट कम हो जाता है। तो अब क्या होगा कि हमारे पास आयोडीन को हमें ब्लड से सेल के अंदर एब्जॉर्ब करवाना है। तो आयोडीन जो है वो खुद से एब्जॉर्ब नहीं होता, आयोडीन को एब्जॉर्ब करवाने के लिए वी नीड सोडियम, क्योंकि आयोडीन को हम एब्जॉर्ब करवाते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैंने उस टाइम पर भी बताया था, ठीक है। हम इसको अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरीके से एब्जॉर्ब करवाते हैं कि हमें पता है कि सेल के अंदर जो होती है वो नेगेटिविटी होती है। सेल के अंदर क्या होती है, नेगेटिविटी होती है, तभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है, सेल का माइनस के अंदर होता है, और बाहर पॉजिटिविटी होती है। तो अब हम अगर है ना
इस नेगेटिव आयन को, यानी कि जो आयोडीन है, इस नेगेटिव आयन को बाहर से अगर हम सेल के अंदर डालेंगे तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, क्योंकि सेल के अंदर पहले ही नेगेटिविटी है। अब अगर हम बाहर से कोई नेगेटिव चीज़ अंदर डालेंगे तो ये हमारे पास अगेंस्ट द इलेक्ट्रिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी कहाँ से आई? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप से। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप से क्या किया कि हमने उसको एटीपी दी, उसने एक्टिवली सोडियम को बाहर की तरफ निकाल दिया। तो ये जो इन्होंने हाईली एनर्जेटिक सोडियम बाहर निकाले थे, अब वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेल के अंदर आने की करेंगे। ठीक है, जैसे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म होता है। तो हाईली एनर्जेटिक सोडियम जो भी सेल से बाहर निकले हैं वो हमारे पास अंदर आने की करेंगे। अंदर आने के लिए कोई ना कोई इनको ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चाहिए। तो वो जो प्रोटीन होता है जिससे हमारे पास सोडियम आइंस अंदर आते हैं वो होता है हमारे पास आयोडाइड पंप। आयोडाइड पंप में से हमारे पास क्या होता है कि 2 सोडियम अंदर आते हैं अलॉन्ग विद 1 आयोडीन। एक आयोडीन एक आयोडाइड हमारे पास अंदर आता है सेल के अंदर अलॉन्ग विद 2 सोडियम आइंस। 2 सोडियम आइंस और एक आयोडाइड आइन, ये हमारे पास सेल के अंदर आ जाएंगे। अब जैसे सेल के अंदर ये हमारे पास आ गए तो फिर क्या होगा कि गोल्जी अपरेटस और राइबोसोम वगैरह ये लोग क्या करेंगे? थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस करवा देंगे। ठीक भाई, थायरोग्लोबुलिन की फॉर्मेशन भी हो गई। उसके साथ साथ क्या होगा कि जैसे आयोडाइड, अब ये हमारे पास है ना अपाइकल मेम्ब्रेन पे जाके अटैच हो गया। आयोडाइड का वजाइकल हमारे पास अपाइकल मेम्ब्रेन पे जाके अटैच हो गया। अब जैसे ही ये अटैच होगा तो अब ये चीज़ चैटर्जी में लिखी थी कि जैसे ही ये अटैच होगा तो हमारे पास क्या होगा कि एक और एंजाइम की सिंथेसिस शुरू हो जाएगी जिसको हम कहते हैं थायरॉयड पेरोक्सिडेज। जिसको हम क्या कहते हैं? थायरॉयड पेरोक्सिडेज। थायरॉयड पेरोक्सिडेज भी हमारे पास सिंथेसाइज होकर वो भी अपाइकल मेम्ब्रेन की तरफ चले जाएगा। अब जैसे ये थायरॉयड पेरोक्सिडेज हमारे पास अपाइकल मेम्ब्रेन की तरफ गया तो क्या होगा कि हमारे पास ये एंजाइम ये यूज़ करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। ये एंजाइम क्या करता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करता है, क्योंकि हमें पता है कि आयोडीन को भी अगर हमें थायरोग्लोबुलिन के साथ कंबाइन करवाना है तो हमें नेसेंट फॉर्म में इसको बनाना पड़ता है। तो हमें इसको नेसेंट फॉर्म में बनाने के लिए पेरोक्सिडेज एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो थायरॉयड पेरोक्सिडेज क्या करता है कि इस आयोडाइड को जो अभी अपाइकल सरफेस पे आया है, और वो अपाइकल सरफेस से कैसे पास होगा? अपाइकल सरफेस से हमारे पास पास होगा बाय अ चैनल कॉल्ड पेंड्रिन। ये फिजियोलॉजिकली मैंने नहीं बताया था, मैं आपको बायोकेमिकली बता रहा हूँ कि अपाइकल मेम्ब्रेन पे हमारे पास क्या लोकेटेड होता है? अ चैनल कॉल्ड पेंड्रिन। पेंड्रिन क्या करता है कि ये हमारे पास एक चैनल होता है जिससे हमारे पास आयोडीन और क्लोराइड पास होते हैं। तो इस पेंड्रिन के चैनल से हमारे पास आयोडीन अपाइकल सरफेस से बाहर आ जाएगा इनटू द कॉलोइड। कॉलोइड में जैसे अभी आएगा, इंटरफेस ऑफ कॉलोइड के अंदर जैसे ही आया तो थायरॉयड पेरोक्सिडेज क्या करेगा कि आयोडीन को पहले कन्वर्ट कर देगा नेसेंट फॉर्म में, यानी कि उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसको -0 कर देगा। अब इस आयोडीन को ये क्या करेगा? कंबाइन करवाएगा विद द थायरोग्लोबुलिन। यही थायरॉयड पेरोक्सिडेज क्या करेगा? इसी आयोडीन को अब कंबाइन करवाएगा किससे? थायरोग्लोबुलिन से। थायरोग्लोबुलिन के किस पार्ट से? थायरोग्लोबुलिन के अंदर हमें पता है टायरोसिन अमाइनो एसिड होता है, तो उस टायरोसिन अमाइनो एसिड के साथ इसको कंबाइन करवा देगा और फिर हमारे पास ये है ना, ये कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉलोइड के अंदर स्टोर्ड हो जाएगा। स्टोर्ड होने के बाद जब इसको हम दोबारा रीएब्जॉर्ब करवाएंगे, मतलब सेल के अंदर इसको जब हमें थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन करवानी होगी तो हमारे पास क्या होगा कि यही कॉम्प्लेक्स दोबारा सेल के अंदर रीएब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द अपाइकल सरफेस, क्योंकि कॉलोइड कहाँ पर है? अपाइकल एरिया पे, सेल के अपाइकल एरिया से रिलेटेड है। तो अपाइकल एरिया से हमारे पास क्या निकलेंगे? पिनोसाइटोटिक वजाइकल निकलता है। ठीक है, अपाइकल मेम्ब्रेन से हमारे पास क्या होता है? पिनोसाइटिक वजाइकल निकलता है, और वी कैन से पिनोसाइटिक आर्म्स निकलती हैं, और वी कैन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलती हैं, जो कि क्या करेंगे? इस कॉम्प्लेक्स को इनगल्फ करेंगी। इस कॉम्प्लेक्स को जैसे इनगल्फ कर लेंगे इन द वजाइकल फॉर्म, ये कॉम्प्लेक्स वजाइकल फॉर्म में इनगल्फ होकर कहाँ पर आ जाएगा? सेल के अंदर आ जाएगा। अब जैसे ही हमारे पास सेल के अंदर आ गया तो क्या होगा कि हमारे पास सेल के अंदर लाइसोसोम होता है। सेल के अंदर क्या होता है? लाइसोसोम इस वजाइकल के साथ कंबाइन हो जाएगा, और इस वजाइकल के अंदर क्या है? इस वजाइकल के अंदर हमारे पास थायरोग्लोबुलिन प्लस आयोडीन का कॉम्प्लेक्स है। तो जैसे ही लाइसोसोम अब हमारे पास इस वजाइकल के साथ अटैच हुआ तो हमारे पास क्या होगा कि लाइसोसोम इसके ऊपर अटैक करेगा बाय द प्रोटीएजेस जैसे इसके ऊपर अटैक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि थायरोग्लोबुलिन एक तरफ और आयोडीन और टायरोसिन एक तरफ। तो हमारे पास पहला चीज़ क्या आ जाएगी? मोनोआयोडोटायरोसिन के ऊपर अब दोबारा हम आयोडीन ऐड करवाएंगे इन द साइटोप्लाज्म के अंदर हम दोबारा इसके अंदर आयोडीन ऐड करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा? डाईआयोडोटायरोसिन। हमारे पास क्या बनेगा? डाईआयोडोटायरोसिन। ये मैंने फिजियोलॉजिकली नहीं बताया था कि डाईआयोडोटायरोसिन कैसे बना,
तो चूँकि अभी मैंने दोबारा वो लेक्चर सुना था, तो उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि हमारे पास डाई आयोडोटायरोसिन कैसे बना। डाई आयोडोटायरोसिन ऐसे बना कि हमारे पास मोनो आयोडोटायरोसिन के ऊपर दोबारा आयोडीनेशन करवाई, तो हमारे पास क्या बना, डाई आयोडोटायरोसिन। डाई आयोडोटायरोसिन, अब हमारे पास क्या होगा कि दूसरा जो पहला मोनो आयोडोटायरोसिन एक और बना होगा, जाहिर सी बात है एक ही तो नहीं बनेंगे, एक और जो मोनो आयोडोटायरोसिन बना होगा। अब एक मोनो आयोडोटायरोसिन और एक डाई आयोडोटायरोसिन, ये दोनों हमारे पास कंबाइन हो गए तो हमारे पास क्या बनेंगे, ट्राई आयोडोटायरोसिन। और अगर हमारे पास दो डाई आयोडोटायरोसिन कंबाइन हो गए तो हमारे पास थायरोक्सिन बन जाएगा। और फिर ये हार्मोन्स जो है हमारे पास ब्लड के अंदर विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कंबाइन हो जाएंगे और फिर वही फिजियोलॉजिकल वाला सारा एक्शन है। ठीक, तो ये हमारा थायराइड का एक्शन था। नाउ वी हैव टू डिस्कस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ इसके फंक्शंस। इसके फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो वो वैसे तो फंक्शनल फिजियोलॉजिकली सारे सही थे, बस इसमें इक्का दुक्का चीज़ें हैं। वो ये हैं कि इसका इफ़ेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसका इफ़ेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये है कि ये हमारे पास अपटेक करवाता है कार्बोहाइड्रेट की, यानी कि ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को ये प्रोमोट करवाता है। ठीक है, अब अगर ये ग्लूकोज यूटिलाइजेशन प्रोमोट करवाएगा तो इससे इफ़ेक्ट क्या प्रोड्यूस होगा, अगर ये हमारे पास पेरिफेरल सेल्स के अंदर, लिवर के सेल्स के अंदर, मसल्स के सेल्स के अंदर, जितने भी बॉडी में जो सेल्स हैं, पर्टिकुलरली हमारे पास कहाँ पे ऐड करता है, किडनी के सेल्स पे, मसल्स के सेल पे, लिवर के सेल्स पे। ठीक है, एक्सेप्ट इट डज नॉट एक्ट ऑन ब्रेन सेल्स और गोनेडल सेल्स। ये हमारे पास ब्रेन सेल, गोनेडल सेल और आई के सेल्स के ऊपर ये एक्ट नहीं करता थायराइड हार्मोन। तो जिनके ऊपर ये ऐड करता है, लाइक इट एक्ट्स ऑन लिवर सेल, मसल सेल्स, एडिपोज सेल्स, तो वहाँ पे ये क्या कर रहा है, वहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट की अपटेक करवा रहा है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन करवा रहा है। ठीक भाई, इसने करवा दिया ग्लूकोज यूटिलाइजेशन। अब जब हमारे पास ये ग्लूकोज यूटिलाइजेशन हो गई तो इफेक्ट क्या प्रोड्यूस हो रहा है कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम हो रही है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी तो इसने तो हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट कर दिया। लेकिन अब ये क्या करेगा, जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम होने लगी तो अब ये क्या करेगा, अब ये हमारे पास लिवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी प्रोमोट कराएगा। ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि ये हमारे पास ग्लूकोज यूटिलाइजेशन भी करवाता है, साथ साथ में लिवर के अंदर ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवा देता है, ताकि हमारे पास क्या हो कि ग्लाइकोजन स्टोर्स डेप्लीट हो जाए और हमारे पास क्या हो कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो जाए और फिर हमारे पास ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाए। तो ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्शन है, इट इज़ एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्शन इज एंटागोनिस्ट टू इंसुलिन। ठीक, तो ये हमारे पास इस तरीके से ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रोमोट कराता है। अब ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोमोट करानी तो ये एंजाइम्स प्रोमोट कराएगा। तो कौन कौन से, तो ये हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज जो कि एंड स्टेप होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, उसको प्रोमोट कराता है। उसके बाद वो था एक एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज काइनेज, उसको प्रोमोट कराता है। ठीक, तो इस तरीके से ये अपना कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के ऊपर काम करता है। साथ साथ में ये और क्या करता है, इट प्रोमोट्स द ग्लूकागॉन एंड एपिनेफ्रिन एक्शन। ये हमारे पास क्या करता है, ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन का एक्शन प्रोमोट कराता है। और याद रखना ग्लूकागॉन और एपिनेफ्रिन का एक्शन क्या होता है कि दे एक्ट बाय एक्टिंग ऑन बीटा रिसेप्टर्स। बीटा रिसेप्टर्स जो कि लिवर सेल, मसल सेल्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं, उनके ऊपर ये एक्ट करता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन, और ग्लूकागॉन लिवर के ऊपर एक्ट करता है। ग्लूकागॉन है ना मसल सेल्स के ऊपर एक्ट नहीं करता क्योंकि उसके लिए रिसेप्टर्स नहीं होते वहाँ पे। तो एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन हमारे पास लिवर सेल्स के ऊपर एक्ट करते हैं बाय बाइंडिंग विद द बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है, तो ये थायराइड क्या करता है, ये हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स की प्रमोशन कराता है। तो जैसे ही हमारे पास बीटा रिसेप्टर के साथ ऐड हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, तो ये हमारे पास ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रोमोट कराएंगे, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवाएंगे और ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड के अंदर इंक्रीज करवा देंगे। ठीक, इसी तरीके से ये हमारे पास लिपिड मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म पे भी ये दोनों इफेक्ट करेगा। एक कि पहले तो ये हमारे पास करवाएगा लिपोलाइसिस। ठीक है, फैट स्टोर्स को डेप्लीट करवाएगा। ठीक है, फिर जब फैट स्टोर्स डेप्लीट हो जाएंगे, फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगी और वो यूटिलाइजेशन के लिए चले जाएंगे। तो फिर ये हमारे पास क्या कराता है, ये हमारे पास लिपोजेनेसिस भी कराता है। लिपोजेनेसिस कैसे कराएगा कि हमें पता है कि यार लिपोजेनेसिस के लिए हमें एसिटाइल कोए जो कि स्टार्टिंग प्रोडक्ट होता है वो चाहिए होता है। उसके बाद है ना एसिटाइल कोए को मैलिक एसिड के अंदर या मैलिक जो प्रोडक्ट होता है उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है, मैलिक एंजाइम की, तो ये उसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करा देता है। एसिटाइल कोए कैसे इंक्रीज़ करवाएगा, बाय एक्टिवेटिंग सिट्रेट लाइस।
सिट्रेट लाएस ऐसा एंजाइम है जो कि हमारे पास सिट्रिक एसिड में से एसिटाइल कोए को सेपरेट करके दे देता है, ठीक है। सिट्रेट लाएस को ये एक्टिवेट कराता है, और यही सिट्रेट लाएस को कौन एक्टिवेट कराता था? हमारे पास इंसुलिन भी सिट्रेट लाएस को एक्टिवेट कराता था, क्योंकि इंसुलिन भी हमारे पास लिपोजेनेसिस करवाता है। तो जो भी लिपोजेनेसिस कराएंगे वो सिट्रेट लाएस को एक्टिवेट कराएंगे, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट कराएंगे, मतलब फैटी एसिड सिंथेसिस के एंजाइम्स को एक्टिवेट करवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से लिपिड्स के ऊपर ऐड करता है कि एक तरफ तो लिपोलाइसिस भी कराएगा, दूसरी तरफ लिपोजेनेसिस भी कराता है, लेकिन इसका जो लिपोलाइसिस का इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है। अब ये लिपोलाइसिस कैसे कराता है? लिपोलाइसिस ऐसे करवाता है कि ये हमारे पास बीटा रिसेप्टर्स ऑन एडिपोज सेल्स के ऊपर इंक्रीज करा देता है। बीटा रिसेप्टर्स जब हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे एडिपोज सेल्स के ऊपर, तो उनके ऊपर कौन ऐड करेगा? बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर, उनके ऊपर ऐड करेगा एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन का काम क्या है कि वो हमारे पास लाइपेज जो एंजाइम लोकेटेड होता है ट्राइग्लाइसराइड लाइपेज, उसको एक्टिवेट कराता है। वो ट्राइग्लाइसराइड लाइपेज क्या करेगा? फैटी एसिड और ग्लाइसरोल को अलग करके आपको ब्लड के अंदर दे देगा। लेकिन अब इसके बड़े अजीबोगरीब इफेक्ट है ना। एक तरफ तो चलो इसने लिपोलाइसिस भी कराई, दूसरी तरफ लिपोजेनेसिस भी कराता है। क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे पास एडिपोज सेल्स को भी कार्बोहाइड्रेट अपटेक करवाता है, ग्लूकोज अपटेक करवाता है। तो हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ग्लाइसरोल अवेलेबल हो जाएगा, तो लिपोजेनेसिस भी करा देता है। सो इसका मिक्स इफेक्ट होता है, ठीक। इसी तरीके से इसका इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इसका इफेक्ट अगर हम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे देखते हैं तो अगर ये कम कंसंट्रेशन में होगा तो ये हमारे पास प्रोटीन एनाबॉलिज्म करवाएगा। अगर इट इज़ प्रेजेंट इन लो कंसंट्रेशन तो ये हमारे पास प्रोटीन एनाबॉलिज्म करवाएगा। लेकिन इफ़ इट इज़ प्रेजेंट इन वेरी हाई क्वांटिटी, हाइपरथायराइडिज्म हुआ है, तो ये हमारे पास क्या करवाएगा? ये हमारे पास है ना प्रोटीन कैटाबॉलिज्म करवाएगा। इन हाई क्वांटिटी इट विल प्रोमोट प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, इन लो क्वांटिटी इट विल प्रोड्यूस प्रोटीन एनाबॉलिज्म, एंड सेम गोज फॉर इट्स इफेक्ट ऑन ग्रोथ। तो ये हमारे पास ग्रोथ प्रोमोटिंग करवाता है, ग्रोथ प्रमोट करवाता है। लेकिन अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये हमारे पास क्या करता है? प्रोमोट करवाता है ऑस्टियोपोरोसिस को, कैल्शियम आइंस की है ना, मतलब वी कैन सी कि बोन रिजॉर्प्शन में प्रमोशन करवाता है। थायराइड हार्मोन बोन रिजॉर्प्शन में प्रमोट करवाता है। रेस्ट जितने भी इसके फंक्शंस थे मैं फिजियोलॉजिकली काफ़ी डिटेल में बता चुका हूँ, तो बेटर व्यू मैं फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ थायराइड हार्मोन।